आज हम लेखा शास्त्र में पार्ट 3 के अंतर्गत डेबिट तथा क्रेडिट के नियम के बारे में पढ़ेंगे। डेबिट और क्रेडिट का अर्थ। डेबिट और क्रेडिट का अर्थ समझने के पूर्व खाते का अर्थ जानना आवश्यक है। व्यावसायिक लेन देनों को छांटकर अलग अलग शीर्षकों में तैयार किया गया विवरण ही खाता कहा जाता है, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, संपत्ति तथा आय और व्यय की जानकारी एकत्रित रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे राम का खाता, मशीन का खाता, वेतन खाता, कमीशन खाता या किराया खाता या अन्य कोई खाते आदि। खाते का जो प्रारूप है अंग्रेजी के बड़े टी अक्षर के समान ही होता है, इसलिए खाते को टी अकाउंट भी कहा जाता है। जैसे हम खाता बनाते थे, लाइन खींचे, फिर इसको दो भागों में बांटे, डेबिट और क्रेडिट। तो इस प्रकार से बीच लाइन करने से ये अंग्रेजी के टी अक्षर के समान बन जाता है, इसलिए इसे टी अकाउंट भी कहते हैं। प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं या दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसी को विकलन और समाकलन भी कहते हैं या नामे या जमा भी कहा जाता है। खाते के बाएं पक्ष को नाम पक्ष और दाएं पक्ष को क्रेडिट पक्ष कहा जाता है। खाते को संक्षिप्त में A/C अकाउंट तथा डेबिट और क्रेडिट पक्ष को संक्षिप्त रूप में DR और CR के रूप में लिखा जाता है। जब हम खाता बनाएंगे तो जब दो पक्ष बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट, तो हम उसको DR डॉट करेंगे, फिर इधर CR डॉट करेंगे। इसका मतलब होगा डेबिट और क्रेडिट या विकलन और समाकलन। अतः खाते की आकृति निम्नानुसार बन जाती, जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका हम देखेंगे डेबिट तथा क्रेडिट करने के नियम। खाते के बाएं पक्ष अर्थात डेबिट पक्ष में लेखा कब किया जाएगा तथा दाएं पक्ष अर्थात क्रेडिट पक्ष में कब किया जाएगा, इस बात का निर्धारण करने के लिए निम्नांकित दो मत प्रचलित है। पहला है अमेरिकन मत, दूसरा है अंग्रेजी मत, जिसे परंपरागत विधि भी कहते हैं। पहला देखते हैं अमेरिकन मत। इस मत के अनुसार समस्त व्यापारिक लेन देनों के आधार पर खर्चों को 5 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक खाते को उसकी प्रकृति के अनुसार डेबिट तथा क्रेडिट करने के नियमों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है। पहला संपत्तियों के खाते, दूसरा देयताओं के खाते, तीसरा पूंजी खाते, चौथा आगम संबंधी या आय के खाते, पांचवा व्यय संबंधी खाते। पहला देखते संपत्तियों के खाते। व्यवसाय संचालन के लिए भवन, फर्नीचर, मशीन आदि संपत्तियों की आवश्यकता होती है। अतः व्यवसाय हेतु जब इन्हें खरीदा जाता है तो संपत्तियों में वृद्धि होगी, और जब इनका विक्रय कर दिया जाता है या बेच दिया जाता है तो संपत्तियों में कमी होगी। अतः जब संपत्तियों में वृद्धि होती है तो संपत्ति खाते के डेबिट पक्ष में, और जब संपत्ति में कमी होती है तो संबंधित राशि को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, विकलन में संपत्ति में वृद्धि का लेखा करेंगे और समाकलन में संपत्ति में कमी का लेखा करेंगे। संपत्ति में वृद्धि कब होगा? जैसे मशीन खरीदी या फर्नीचर खरीदी तो संपत्ति में वृद्धि होगी। संपत्ति में कमी कैसे होगी? मशीन बेच दी, फर्नीचर बेचा आदि। तो इस प्रकार संपत्ति में कमी और वृद्धि का लेखा। दूसरा है देयताओं या दायित्वों के खाते। जब व्यवसाय पर बाहरी व्यक्ति के ऋणों में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि का लेखा दायित्व के क्रेडिट पक्ष में किया जाता है तथा यदि ऋण में कमी होती है तो इसका लेखा डेबिट पक्ष में किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, विकलन में कब करेंगे? जब दायित्व में कमी का लेखा होगा, और दायित्व में वृद्धि होगा तो समाकलन पक्ष में। तीसरा है पूंजी खाता। यह खाता व्यवसाय के स्वामी का खाता होता है।
व्यवसायी जब भी रोकड़, माल या संपत्ति व्यवसाय में लगाता है तो इसका लेखा पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में किया जाता है, और जब कभी निजी कार्यों के लिए वह राशि व्यवसाय से लेता है तो इसे डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। जैसे यहाँ दिया पूंजी खाता। विकलन में कब होगा लेखा? पूंजी में कमी का लेखा करें और पूंजी में वृद्धि का लेखा समाकलन। व्यवसाय में रोकड़, माल या संपत्ति लगाने पर व्यवसाय की पूंजी बढ़ती है तथा आहरण करने पर व्यवसाय की पूंजी कम हो जाती है। आहरण मतलब जब व्यवसायी अपने व्यापार से निजी प्रयोग के लिए माल या रुपए या रकम निकालता है तो उसे हम आहरण कहते हैं। चौथा है आगम संबंधी या आय के खाते। व्यवसाय में जिन खातों से आगम या आय प्राप्त होती है उन खातों के क्रेडिट पक्ष में आय का लेखा किया जाता है तथा आय में कमी होने पर इसे खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। जैसे आगम या आय का खाता, आय में कमी का लेखा करेंगे डेबिट पक्ष में और आय में वृद्धि का लेखा करेंगे क्रेडिट पक्ष में। आय में वृद्धि होने पर पूंजी बढ़ती है तथा आय में कमी होने पर पूंजी कम हो जाती है। पांचवा है व्यय संबंधी खाते। व्यय होने पर पूंजी घटती है या पूंजी में कमी होती है खर्च होने पर, तथा व्यय में कमी होने पर पूंजी बढ़ती है। अतः व्यय में वृद्धि का लेखा व्यय खाते के डेबिट पक्ष में तथा व्यय में कमी का लेखा क्रेडिट पक्ष में किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है व्यय संबंधी खाते में विकलन में कब लेखा करेंगे? जब व्यय में वृद्धि होगी या खर्च में वृद्धि होगी। और क्रेडिट या समाकलन में कब करेंगे? जब व्यय या खर्च में कमी होगी तब उसका लेखा। ये उपर्युक्त पांचों के आधार पर यहाँ पर संक्षिप्त में इसका डेबिट और क्रेडिट करने का नियम दिया गया है। संक्षिप्त में ये बताया गया है, पहला, संपत्ति में वृद्धि का लेखा डेबिट पक्ष में और कमी का लेखा क्रेडिट पक्ष में करना है। दूसरा, दायित्व में वृद्धि का लेखा क्रेडिट पक्ष में और दायित्व में कमी का लेखा डेबिट पक्ष में। तीसरा, पूंजी में वृद्धि का लेखा क्रेडिट पक्ष में व पूंजी में कमी का लेखा डेबिट पक्ष में। चौथा, आय में वृद्धि का लेखा क्रेडिट पक्ष में व आय में कमी का लेखा डेबिट पक्ष में। पांचवा, व्यय में वृद्धि का लेखा डेबिट पक्ष में और व्यय में कमी का लेखा क्रेडिट पक्ष में करना है। इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट कब कौन से पक्ष में करना है, यहाँ पर इसकी संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इसके बाद हम दूसरा मत देखेंगे अंग्रेजी मत के अनुसार। यह परंपरागत विधि है। इस विधि के अंतर्गत खातों को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र के खाते। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि क्या चीज़ होता है। पहला है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी या फर्म के नाम से होते हैं, उसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, एबीसी कंपनी का खाता या एसबीआई का खाता, ये सब व्यक्तिगत खाते हुए। इसका नियम क्या है? पाने वाले को विकलन या नामे तथा देने वाले को समाकलन या जमा करते हैं। पाने वाला व्यक्ति विकलन और देने वाला व्यक्ति समाकलन। दूसरा है वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता। ये वे खाते होते हैं जो वस्तु या संपत्ति के क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं। इसका नियम है, व्यापार में जो माल या संपत्ति आए उसे विकलन या नामे करते हैं और व्यापार से जो वस्तु, माल या संपत्ति जाए उसे हम जमा करते हैं। तीसरा है अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। ये वे खाते होते हैं जो व्यय, खर्च, हानि या आय प्राप्ति लाभ से संबंधित होते हैं। इसका नियम है, व्यय, खर्च, हानि को विकलन, आय प्राप्ति लाभ को समाकलन। अब इसका एक एक उदाहरण देखते हैं। व्यक्तिगत खाता, इसका नियम है पाने वाले को विकलन और देने वाले को समाकलन। जैसे मोहन को 500 रुपये दिए। अब हम मोहन को दे रहे हैं तो मोहन कौन हुआ? पाने वाला। तो इसका पंजी बनेगा मोहन खाता विकलन रोकड़ खाता से मोहन को दिए।
पा कौन रहा है? मोहन। तो पाने वाले को हम क्या करते हैं? नामे या विकलन। तो मोहन खाता विकलन हम क्या दे रहे हैं? रोकड़ खाता से। फिर इसका दूसरा नियम क्या है? देने वाले को जमा करो, या देने वाला जो है वो समाकलन करना है। जैसे राम से प्राप्त हुए 1000, राम से प्राप्त हुए 1000। अब हमको राम दे रहा है पैसा, तो रोकड़ खाता विकलन राम खाता से, क्योंकि राम क्या हुआ? देने वाला हुआ। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को विकलन और देने वाले को समाकलन करते हैं। दूसरा है वास्तविक या वस्तुगत खाता। व्यापार में जो माल या संपत्ति है उसको हम क्या करते हैं? विकलन। कब आएगा? माल खरीदा तो व्यापार में माल आएगा, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। फर्नीचर खरीदा तो दुकानदार ने अपने दुकान के लिए क्या खरीदा? फर्नीचर, तो व्यापार में आएगा, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। जो भी हम संपत्ति खरीदते इसमें क्रय विक्रय शब्द का प्रयोग नहीं करते, केवल उसके नाम से लिखते हैं। लेकिन जब अपने व्यापार के जो व्यापार कर रहे हैं जिसके और कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, माल ला रहे, तो उसको क्रय विक्रय के नाम से लिखेंगे। तो व्यापार में जो माल या संपत्ति है उसको क्या करते हैं? विकलन। माल खरीदा क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। मशीन खरीदी मशीन खाता विकलन रोकड़ खाता से। इसका दूसरा नियम क्या है? जो वस्तु या माल या संपत्ति व्यापार से जाए उसे क्या करते हैं? समाकलन या जमा। तो व्यापार से कब बाहर जाएगा? जब हम उसको बेचेंगे तब। माल बेचा रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, इसे मतलब समाकलन हुआ। मशीन बेचा रोकड़ खाता विकलन मशीन खाता से। इस प्रकार से ये नियम लागू होता है। तीसरा है अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। व्यय खर्च हानि को विकलन। मजदूरी दी, खर्च हो रहा है, मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाता से। वेतन दिया, दिया मतलब खर्च, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। दूसरा नियम क्या है? आय प्राप्ति लाभ को समाकलन। कमीशन मिला रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से। किराया प्राप्त हुआ, किराया रोकड़ खाता विकलन किराया खाता से। तो इस प्रकार से विकलन और समाकलन नाम मात्र के अंतर्गत या वास्तविक खाते के अंतर्गत करना है। इस प्रकार से 3 खाते में व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता और नाम मात्र या अवास्तविक खाते, ये इसके नियम हैं। इस नियम का संक्षिप्त नियम यहाँ पर दिया हुआ है। नकल बही में लेखा करने संबंधित नियम यहाँ से भी याद कर सकते हैं। व्यक्तिगत खाता पाने वाले को क्या करना है? विकलन करना, और देने वाले को समाकलन करना है। वस्तुगत खाता में व्यापार में आने वाली वस्तु या संपत्ति को विकलन और व्यापार से जाने वाली वस्तु या संपत्ति को समाकलन। अवास्तविक खाता या नाम मात्र में खर्च या हानि को विकलन, आय प्राप्ति लाभ को समाकलन। तो ये संक्षिप्त इसका नियम है, यहाँ से भी हम याद कर सकते हैं।